Hello students, I am Ravi Kumar, your verbal ability and soft skill trainer. And today we will discuss the fourth module of parts of speech, that is conjunction and interjection. So this is the final module of this parts of speech, okay? And after this video, you will learn the necessary core concepts of conjunctions as well as interjection. Now these two are the last part of the parts of speech, but they are very important because we know that in grammar each and everything that is there helps in some kind of our objectives or helps in some kind of our sentence correction. So whatever concepts we get from here we can apply in our daily lives. This video will help you clear out all your competitive examinations as well as your communication skills, soft skills and verbal ability to speak a good and fluent English. So let's start. नाउ व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन किसे कहते हैं? सो कंजंक्शन अगर हम देखें इन सिंपल वर्ड्स, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ओनली जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड ऑफन मेक देम मोर कंपैक्ट. तो कंजंक्शन सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वो वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, राहुल एंड अमित आर गुड स्विमर्स. राहुल और अमित गुड स्विमर्स हैं. अच्छा, यहां पे एक चीज और देखने वाली बात है कि अगर हम सेंटेंस में से कंजंक्शन को रिमूव कर दें तो उसका सेंस भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, राहुल एंड अमित आर गुड स्विमर्स हेयर. ठीक है, राहुल और अमित अच्छे स्विमर्स हैं. अगर हम यहां से एंड को हटा दें, एंड इज अ कंजंक्शन हियर, जो जोड़ रहा है राहुल एंड अमित दोनों को. ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला क्या वर्ड है? एंड. अगर हम एंड हटा के अगर सेंटेंस देखें तो इट विल बी लाइक राहुल अमित आर गुड स्विमर्स. राहुल अमित गुड स्विमर्स हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा है कि ये क्या कह रहा है एक्चुअल में, राइट? सो अगर हम सेंटेंस में कंजंक्शन को ऐड कर दें, प्रॉपर कंजंक्शन को, देन ओनली वी विल बी एबल टू get the right and appropriate sense of the sentence. Okay, so here Rahul and Amit are good swimmers. Rahul और अमित अच्छे swimmers हैं. तो and is a connecting word which is a conjunction. Next अगर हम देखें, this boy is poor but honest. ये लड़का जो है वो पुअर है, गरीब है, मगर ईमानदार है, ऑनेस्ट है. तो ये जो बट है यहां पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है. किस चीज में? बॉय के क्वालिटी में और स्टेटस में. क्वालिटी ये है कि ही इज ऑनेस्ट, उसकी ये क्वालिटी है कि वो ईमानदार है, मगर उसका स्टेटस क्या है? वो पुअर है. पुअर होने के बावजूद भी वो ईमानदार है. वो ये जो बट है यहां पे, ये दो चीजों के बीच में, दो अलग अलग चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश कर रहा है, मैचिंग लाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो यहां पे हम अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि वो गरीब है इसके बावजूद भी वो कैसा है? ऑनेस्ट है. ऑलराइट, सो द बॉय इज पुअर बट ऑनेस्ट. अगेन द वर्ड बट इज अ कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, शी मस्ट टेक मेडिसिन और शी विल डाई. उसको दवाइयां ले लेनी चाहिए अदरवाइज वो मर सकती है. ठीक है, so she must take medicines or she will die. So or here is a connecting word which is a conjunction. अगर हम और को हटा देते हैं यहां से, राइट, अगर हम और को हटा दें तो हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस का क्या मतलब बनेगा? she must take medicines, she will die. doesn't make any sense. उसको मेडिसिन ले लेनी चाहिए, वो मर जाएगी. कोई सेंस ही नहीं बन रहा है सेंटेंस का. मगर जब हम उसमें और लगा देते हैं सो इट मेक्स अ डेफिनेट सेंस. अगर उसने दवाई नहीं ली तो वो मर जाएगी. ओके, सो शी मस्ट टेक मेडिसिन और शी विल डाई, नहीं तो वो मर जाएगी. आगे देखते हैं. नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन बेसिकली: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव. राइट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. What is a correlative conjunction? Correlative conjunction are basically pair of words, more than two or more than two words, which joins the sentences or phrases or clauses.
जैसे अगर हम डेफिनेशन देखें, कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। वो कंजंक्शंस जो पेयर में यूज किए जाते हैं, पेयर का मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम ऐसे वर्ड्स को, ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि दो ही इज वीक येट ही डज ऑल फिजिकल वर्क। इसके बावजूद कि वो वीक है, इसके बावजूद कि वो वीक है, वो फिर भी सारे फिजिकल वर्क करता है। दो ही इज वीक येट ही डज ऑल द फिजिकल वर्क। ओके, सो दो हियर इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, दो एंड येट। ये जो दो वर्ड्स है, दो येट, ये बता रहा है कि दो ही इज वीक, कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उसकी कंडीशन खराब है, वो वीक है, कमजोर है, स्वस्थ नहीं है, येट इसके बावजूद भी वो फिजिकल वर्क करता है या कर सकता है, ठीक है। येट ही डज द फिजिकल वर्क। सो दीज टू पेयर ऑफ वर्ड्स, दो एंड येट, आर अ पेयर ऑफ वर्ड्स विच इज नोन एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। आगे हम देखते हैं, she does not care whether it is raining or not। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि क्या बारिश हो रही है या नहीं। ओके, सो वेदर और नॉट इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स which is again acting like a correlative conjunction joining the two sentences. She does not care, she is hardly giving any attention to whether it is raining or not। वो ये नहीं समझ, उसको परवाह नहीं है, उसको केयर नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहां पे अगेन वेदर एंड नॉट इज अ पेयर ऑफ वर्ड विच इज एक्टिंग लाइक अ कोरिलेटिव कंजंक्शन बाय ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस टुगेदर। नेक्स्ट हम देखें, नॉट ओनली ही इज रिच बट ऑल्सो जेनरस। ना ही वो अब इसके, ना ही वो अमीर है बल्कि वो जेनरस भी है। जनरस का मतलब क्या होता है, जनरस मींस जो खुल दिल खोल के खर्चा करता है, जो दूसरों को फाइनेंशियली हेल्प करता है। सो ही इज जनरस ऑल्सो, इसके बावजूद कि वो रिच है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिच होते हैं बट वो नहीं खर्च कर पाते, लोगों पे खर्च नहीं करते, वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं। मगर यहां पे अगर हम सेंटेंस देखें, नॉट ओनली ही इज रिच बट ऑल्सो जनरस, राइट। ना ही वो इसके बावजूद भी कि वो रिच है, ना ही वो सिर्फ रिच ही नहीं है, वो जनरस भी है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगेन pair of words, not only but also, four words are there, these will act like a correlative conjunctions in joining the sentences. I hope we are clear with the very first kind of conjunction, that is correlative conjunction. देखते हैं अगले conjunctions को। Next is coordinating conjunction. Now the coordinating conjunctions are those conjunctions which join two independent clauses or two sentences which can stand on their own. For example, अगर हम definition देखें, these conjunctions are used to combine two independent clauses। ये वो conjunction या words हैं जो दो independent clauses को, independent मतलब वो clauses जो खुद से meaning convey कर सकते हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं है, right? तो दो इंडिपेंडेंट या दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, she will be on medical leave tomorrow, so she is trying to complete all her pending work। वो कल मेडिकल लीव पे रहेगी, इसीलिए वो आज अपना काम कंप्लीट कर रही है, सारे पेंडिंग वर्क, सारे जो रुके हुए काम है वो कंप्लीट कर रही है। तो पहला अगर हम सेंटेंस देखें, शी विल बी ऑन अ मेडिकल लीव टुमारो, दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर हम सो को हटा देते हैं यहां से, सिर्फ अगर हम ये सेंटेंस देखें, शी विल बी ऑन मेडिकल लीव टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ, वो कल मेडिकल लीव पे रहेगी। ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है फुल मीनिंग, इसमें कुछ अनहिडन नहीं है या अनक्लियर नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट। सो she will be on medical leave tomorrow, right? Next is, so she is trying to complete all her pending work। So she is trying to complete all her pending work is again an independent sentence which is giving the full meaning। अगर हम इसको हटा, she is trying to complete all her pending work, वो अपना सारा pending work complete कर रही है, ये भी complete sense दे रहा है। तो दो ऐसे क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, कंप्लीट मीनिंग हमें देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत सिंपल। सेकंड देखते हैं, राहुल डिड नॉट लाइक फ्रूट्स येट ही एट इट। राहुल को फ्रूट्स नहीं पसंद है, इसके बावजूद उसने खा लिया।
अगर हम सेंटेंस में से येट को थोड़ी देर के लिए हटा के देखें, राहुल डिड नॉट लाइक फ्रूट्स इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। जैसे मैं कहता हूं आई डिड नॉट लाइक फ्रूट्स, इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, राइट, इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। और आगे वाला सेंटेंस भी अगर आप देखिए, ही एट इट, उसने खा लिया, वो भी कंप्लीट सेंस बता रहा है। तो दो ऐसे क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उनको जोड़ने का काम येट कर रहा है, एंड येट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, रोहित इज ऑनेस्ट एंड ही इज पंक्चुअल। रोहित के बारे में दो चीज बताई गई है, एक तो वो ऑनेस्ट है, दूसरा कैसा है, वो पंक्चुअल भी है, सही समय पे आता है, समय से आता है, समय से जाता है, ठीक है। तो रोहित इज ऑनेस्ट, वन सेंटेंस कन्वेज द फुल मीनिंग, ही इज पंक्चुअल, ये भी फुल मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सो इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम ये समराइज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कि वो वर्ड्स जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नाउ व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, या एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं। अब ये समझना होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या, वो क्लॉज जो या वो सेंटेंस जो अपनी मीनिंग फुल कन्वे करता है, ठीक है, पूरी मीनिंग कन्वे करेगा इन अ सेंटेंस। अगर हम बाकी के ही पार्ट को हटा दें तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो पहले पार्ट पे या दूसरे पार्ट पे निर्भर करते हैं उसकी मीनिंग, राइट। अगर हम उसको उसके अलावा बाकी सारे पार्ट को हटा दें डिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। सो डिपेंडेंट क्लॉजेस को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की जरूरत पड़ती है अपनी फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे अगर हम देखें, ऑल्दो राहुल डज नॉट वॉच क्रिकेट ही लव्स प्लेइंग इट। राहुल जो है क्रिकेट देखना पसंद नहीं करता, मगर खेलना पसंद करता है। तो अगर अगर हम सिर्फ ये देखें, ऑल्दो राहुल डज नॉट वॉच क्रिकेट, सिर्फ अगर हम ये देखें, डिपेंडेंट क्लॉज है ये। वाई? बिकॉज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड पार्ट। अगर हम सिर्फ कहते हैं कि राहुल डज नॉट वॉच क्रिकेट, ठीक है, तो क्या अगर वो वॉच नहीं करता है, राहुल डज नॉट वॉच क्रिकेट, वो देखता नहीं है, तो क्या इसके आगे, क्या वो खेलता है, नहीं खेलता है, उसको पसंद है, हमें नहीं पता। मगर जैसे ही हम अगला पार्ट देखते हैं, ही लव्स प्लेइंग इट, उसे खेलना बहुत पसंद है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। अगर हम ऊपर वाले पार्ट को हटा देना तो भी ये नीचे वाला पार्ट कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। ही लव्स प्लेइंग इट, इट इज कमिंग अ फुल मीनिंग, सो इट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों को ज्वाइन किया है ऑल्दो के थ्रू। ऑल्दो पहले बता दिया गया है, ऑल्दो राहुल डज नॉट वॉच क्रिकेट, इसके बावजूद कि वो क्रिकेट नहीं देखता है या उसको देखना पसंद नहीं है, ही लव्स प्लेइंग इट, वो उसे खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। सो ऑल्दो इट डज नॉट, सो ऑल्दो इज अ वर्ड विच इज connecting an independent clause to a dependent clause, right? And that is why it is called a subordinating conjunctions. Next हम देखते हैं, while I was cycling on the street I found a 100 rupee note. जब मैं साइकिल चला रहा था सड़क पे तो मुझे 100 रुपए का नोट मिला। अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को हटा दें या लैटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्लोज कर दें, आई फाउंड अ 100 रुपी नोट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, राइट। आई फाउंड अ 100 रुपी नोट, आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, और ये मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं सिर्फ ये कहूं, वाइल आई वॉज साइकिलिंग ऑन द स्ट्रीट, जब मैं स्ट्रीट पे साइकिल कर रहा था, साइकिल चला रहा था, तो क्या क्या हुआ आगे मुझे नहीं मालूम है। So that is a dependent clause, and that is why while is used to link these two clauses. While I was cycling on the street, then what happened? I found a 100 rupee note. It is used in the beginning. See, subordinating clauses can be used in the beginning, in between, or in the end of the sentences also. Right here we are using in the beginning. अब जैसे ये सेंटेंस अगर हम देखें लास्ट वाला, she could not attend the meeting because her car broke down. She could not attend the meeting, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। शी डिड नॉट अटेंड, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई।
क्यों नहीं कर पाई, इसका रीजन बिकॉज के थ्रू आगे दे रखा है। हिज कार ब्रोक डाउन, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो नहीं पहुंच पाई, इस वजह से वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई। सो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। हर कार ब्रोक डाउन, अगर हम सिर्फ बोले हर कार ब्रोक डाउन तो क्या, इससे क्या होता है, इससे ये है कि उसकी कार खराब हो गई, इस वजह से वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई। सो शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज हर कार broke down. Because here is a linking word which is connecting the independent clause with a dependent clause, and that is why it is called a subordinating conjunction. I hope यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं कंजंक्शंस के, कि कंजंक्शंस को यूज करने के लिए या यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला कह रहा है conjunctions help us to combine the simpler sentences to make a single complex sentence. conjunctions जो हैं हमें मदद करते हैं दो sentences को जोड़कर एक complex sentence बनाने के लिए। दो simple sentences को जोड़ दीजिए और एक complex sentence बना सकते हैं हम लोग उससे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है comma should be placed carefully and appropriate conjunction should be used. comma अगर आप sentence में कहीं लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले के दो sentences में देखा, जब बिगिनिंग में हम लगाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस तो उसके बाद कॉमा देकर फिर आगे का सेंटेंस पूरा करते हैं। तो कॉमा को हमें ये देख के लगाना है कि हम कौन सा क्लॉज यूज कर रहे हैं और कहां यूज कर रहे हैं, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, देन ओनली वी विल वेरी केयरफुली पुट अ कॉमा ओवर देयर, राइट, टू मेक द appropriate sense of the sentence. Next rule says the conjunctions that generally appear in the middle of the sentence are not preceded by comma. क्या मतलब हुआ, द कंजंक्शंस दैट जनरली अपीयर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, वो कंजंक्शंस जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे मैंने हम लोगों ने बोला शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन, तो जो बिकॉज कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो बीच में आ रहा है, ठीक है, तो जब बीच में आएगा तो कॉमा नहीं लगेगा। जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं तब हम वहां पे कॉमा लगाते हैं एक क्लॉज पूरा होने के बाद, राइट। So those conjunctions which when used in the middle of the sentence, they do not require any kind of comma with them. Next rule कह रहा है whenever a subordinate clause appears in the beginning of a sentence, then the whole sentence is followed by a comma. जब कोई subordinate clause होता है जो beginning में आ जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, ठीक है, तो एंटायर सेंटेंस जो होता है वो कॉमा के द्वारा उसके आगे फिर कॉमा लगाया जाता है। अगर हम बिगिनिंग में कोई डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें कॉमा लगाना जरूरी है, या अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं तो हमें कॉमा लगाना जरूरी है आगे के कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। और लास्ट रूल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नेवर कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। बिगिनिंग में कौन आ सकता है आपको, कोरिलेटिव कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नेवर कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सो ये कुछ रूल्स है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये कुछ रूल्स है जो हमें कंजंक्शंस के समय ध्यान रखना होगा, हमें यूज करते समय। लेट्स मूव ऑन। सम कॉमन कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस, कुछ कॉमन कंजंक्शंस हम देखते हैं और उसके यूज से भी समझते हैं कि वो कंजंक्शंस कैसे यूज होते हैं सेंटेंसेस में, और इनको कैसे याद रखा जाए ये भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा आज, ठीक है। दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन वेरी इजीली रिमेंबर दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, राइट। जैसे फॉर इज वन कंजंक्शन, इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट इज यूज्ड टू साइट अ रीजन और पर्पस, ये किसी रीजन को या किसी पर्पस को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर माई अपकमिंग प्रेजेंटेशन, मैंने अपने आने वाले अगले प्रेजेंटेशन के लिए एक नया लैपटॉप लिया। किस लिए लिया, क्यों लिया, क्या पर्पस था लेने का, बिकॉज आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देना था, आगे मुझे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने होंगे, इस वजह से मैंने नया लैपटॉप लिया। सो इट इज साइटिंग अ रीजन और अ पर्पस ऑफ बाइंग अ लैपटॉप, दैट इज व्हाई दिस इज अगेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज एंड, और ये ध्यान रखिए जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सब सेंटेंस के मिडिल में आएंगे ना कि पहले। तो एंड है, इट कनेक्ट्स और एड वन थिंग टू अनदर। एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये
एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम में आता है, एक सेंटेंस को या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करने के काम में। जैसे आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मुझे दोनों पसंद है, चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी को कनेक्ट करने के काम में आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नॉर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आइडिया। ये वो कंजंक्शन है जो किसी नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑलरेडी सेंटेंस में पहले से है। जैसे नाइदर राहुल नॉर अमित इज गोइंग टू द पार्टी। ना ही राहुल और ना ही अमित, ना राहुल ना अमित, दोनों में से कोई भी नहीं जा रहे पार्टी में। तो नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करता है नाइदर नॉर, राइट। अगेन इट इज अ conjunction used for representing the negative idea. These are coordinating conjunctions, neither nor. Next अगर हम देखें but, it shows contrast between two ideas or items in a sentence. but का इस्तेमाल मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम coordinating conjunction पढ़ रहे थे कि but का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां हम किसी दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन दिखाते हैं, राइट। तो वहां हम बट से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ मूवी ऑन मंडे बट आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैं चाहता तो हूं कि मंडे को मूवी देखने जाऊं, मगर मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है उस दिन, तो मे भी हो सकता मैं उस दिन ना जा पाऊं। सो अगेन कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है दो चीजों के बीच में, राइट, कि दो मुझे जाने का मन है, मैं जाना भी चाहता हूं, मगर चूंकि मेरी मीटिंग है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, राइट। तो जाने और न जाने में इट्स अ कॉन्ट्रास्ट, राइट। सो दिस इज अगेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज ज्वाइनिंग टू sentences, right? So I wanted to go for a movie on Monday. I have an important meeting. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज और। It is used to represent an alternative to an existing positive idea. और क्या बताता है? कोई भी आइडिया, पॉजिटिव आइडिया है, उसके बारे में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है हमारे पास, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे वुड यू लाइक सैंडविचेस और नूडल्स? क्या आप सैंडविचेस लेना पसंद करेंगे या नूडल्स लेना पसंद करेंगे? बोथ ऑप्शंस आई हैव, मेरे पास दोनों है, आप क्या लेना पसंद करेंगे, सैंडविचेस और नूडल्स? So it is giving an alternative, it is giving a choice, ये choice की बात कर रहा है। Again it is a coordinating conjunction which is joining the two words. Yet की हम बात करते हैं, it introduces an idea that adds something to a previous idea and is usually contrasting with it, right? So it introduces an idea that adds something to the previous idea and is usually contrasting with it. ये कुछ idea के बारे में बताता है जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके बारे में और जानकारी देता है, और ये कुछ इस तरीके से बताता है जिसमें दो आइडियाज में कॉन्ट्रास्ट फीचर शो करेगा, कॉन्ट्रास्टिंग शो करेगा, कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि क्या इसके साथ ये हो सकता है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या वो कॉन्ट्रास्ट है पहला सेंटेंस का जो सेंस है और इससे जो सेंस निकल के आ रहा है। जैसे द वेदर वॉज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी, इसके बावजूद कि वेदर कोल्ड था फिर भी कैसा था? ब्राइट एंड सनी, सूरज था, चमक रहा था। तो सूरज आसमान में था, मगर जब जनरली सूरज आसमान में होता है और तेज चमकता है तो गर्मी होती है, मगर चूंकि वेदर कोल्ड था फिर भी सूरज आसमान में था और चमक रहा था। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, सूरज का होना, तेज चमकना, और ठंडी का भी होना। अगेन इट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, सो दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया दैट सम टू द प्रीवियस idea which is usually contrasting in nature, right? So this is again a coordinating conjunction which is joining two different ideas or telling two different things in contrast. Next देखते हैं, it is a so के बारे में बात करता है। So it is a conjunction that is used to indicate the effect or result of an occurrence. Okay, so ये जो conjunctions होता है ये तब बताता है कि किसी चीज का करना या उससे होने क्या consequence हो सकता है, ठीक है, और किसी अकरेंस का क्या रिजल्ट हो सकता है, किसी भी अकरेंस का, कोई चीज हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ। जैसे माई फादर वर्क्स हार्ड सो दैट वी डू नॉट फेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, मेरे फादर इसलिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हमें किसी भी तरह की पैसे रुपए की कोई समस्या ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो।
अगेन इट इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क. अकरेंस की बात कर रहा हूं. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माय फादर्स हार्ड वर्क? दैट आई विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. राइट? सो दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अगेन नेक्स्ट इज, अब हम इसको तरीका देखेंगे, इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. जितने भी कंजंक्शंस मैंने दे रखे हैं सबका पहला लेटर उठा लीजिए. जैसे एफ ए एन, फैन हो गया, और इधर बी ओ वाई एस, बॉयज. अगर हम दोनों को लिंक कर दें फैन बॉयज, तो फैन बॉयज से आप पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर सकते हैं. जैसे फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. So this is a complete coordinating conjunction. पूरा सबके सब आप चारों सातों के सातों coordinating conjunction एक साथ आपको याद हो गया. Fan boys, तो ये हमेशा याद रखिएगा, fan boys. इससे आप सारे conjunction एक साथ याद रख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है, दैट इज आवर इंटरजेक्शन. व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, लेमैन टर्म्स में, तो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं. कोई अचानक से कोई सरप्राइजिंग फीलिंग, या कोई दुख, या एकदम से कोई घबराहट, एंजाइटी, किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं. ये हमेशा सेंटेंस के पहले आते हैं, ठीक है, लास्ट में भी कभी कभी आ सकते हैं, बट जनरली सेंटेंस के पहले यूज करते हैं हम इसको. और इनका सेंटेंस के साथ, ग्रामर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है. अगर हम इनको सेंटेंस से अलग भी कर दें तो सेंटेंस विल मेक अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन. इंटरजेक्शन आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. दैट कैन बी यूज्ड टू क्विकली कम्युनिकेट वंस इमोशन. जो यूज किया जा सकता है, आप अपने इमोशंस को एक बार में किसी को कन्वे कर सकते हैं. दे हैव नो ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. इनके होने या ना होने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई मीनिंग पे असर नहीं पड़ता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेट व्यू. वाओ, कितना अच्छा नजारा है, कितना अच्छा व्यू है. तो जो जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए हम वाओ यूज करते हैं. वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, राइट. सो दीज, और हमें बोलने का टोन भी उसी टोन में बोलना है जिस टोन में हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. अगर बहुत खुशी है तो हम लोग बहुत खुशी के साथ बोलते हैं. अगर कोई दुख वाली बात है तो ग्रीफ में बोलते हैं. अगर कोई नॉर्मल सी बात है तो उसको नॉर्मल तरीके से बोलते हैं. यहां पे चूंकि इट इज अ ग्रेट व्यू, दैट इज वाई वी आर वेरी एक्साइटेड. हम लोग किसी चीज को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. देन वी यूज वाओ. वाओ इज अ वर्ड. एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, ये जो आप मार्क देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क, ये हमेशा इंटरजेक्शन के बाद आता है. इससे इसकी पहचान होती है. ठीक है, सो वाओ, व्हाट अ ग्रेट व्यू. अगेन, वाओ इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इंटेंस प्लेजर, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द मैच. बधाई हो, आपने मैच जीत लिया. तो हम किसी को बधाई दे रहे हैं, राइट. वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग समबडी. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो. So congratulation is again an interjection followed by an exclamatory mark which is used to express a sudden feeling of happiness. Hurry, we are waiting for you outside the house. जल्दी करो, तुम्हारे लिए हम लोग बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, जल्दी करो. सो एंग्जाइटी को या एंशियसनेस को एक्सप्रेस कर रहा है. हरी, जल्दी करो यार, वी आर वेटिंग आउटसाइड. So these are the words which represent different kind of emotions, expressions, okay, and they are followed by an exclamatory mark. That is why they are called interjections. Next हमारा type of interjection देख लेते हैं जल्दी से quickly. Number 1 कह रहा है interjection of greeting. Greeting मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो greet करते हैं, उनके लिए क्या interjection हम use कर सकते हैं? As the name indicates, these are used when one greets the other. जैसा कि नाम बताता है, जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को ग्रीट करते हैं तो उस समय जो हम बोलते हैं, राइट, वो ग्रीटिंग इंटरजेक्शन होता है. जैसे हे, हाउ आर यू डूइंग. हे, आप कैसे हैं. हेलो, इज देयर एनीबडी होम. हेलो, कोई है घर में क्या. ओके, हाय, माय नेम इज रवि. मेरा नाम रवि है. हाय. ठीक है, सो व्हेन वी यूज दीज ग्रीटिंग सिंबल्स, वी यूज दीज इंटरजेक्शंस. नेक्स्ट अगर हम देखें इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज.
अगर आप सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज से, किसी घटना से या किसी चीज को देख के, तो हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? These interjection is used when a surprising event occurs and people are surprised. जब लोग सरप्राइज हो जाते हैं या कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। वो खुशी का भी हो सकता है और दुख का भी हो सकता है। जैसे वाओ इट्स माय फेवरेट डिश, मम्मी ने आपके लिए घर पे कुछ बहुत अच्छा बनाया जो आपका फेवरेट है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वाओ इट्स माय फेवरेट डिश, राइट? सो वी यूज इंटरजेक्शन वाओ ओवर देयर। सो दिस वर्ड represents your happiness for the dish, and it indicates that it is a favorite dish which is made by your mom. Now, what? He passed away. क्या? वो अब नहीं रहा. So it is expression of sudden surprise. आपको यकीन नहीं हो रहा है, अभी अभी तो मैं उससे मिल के आया हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? He passed away. कैसे खत्म हो गया वो? So what is again an interjection that represents surprise. Oh, I made a terrible mistake. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. आई एम रिग्रेटिंग, ठीक है? रिग्रेटिंग एंड सरप्राइज्ड। सरप्राइज इस वजह से हूं कि इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई, सब कुछ जानते हुए, ठीक है? सो ओह आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, राइट? सो वी आर यूजिंग दिस वर्ड ओह। थर्ड देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी का इंटरजेक्शन। जब खुशी होती है हमारे पास तो हम क्या यूज करते हैं उस समय? कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? These interjection shows an expression of instant pleasure, joy and some happy situations. तो ये वो इंटरजेक्शन है जब हम एकदम से कोई खुशी होती है या कोई खुशी का माहौल होता है, या एकदम से अगर हम किसी चीज को देख के खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, या किसी खुशी माहौल में रहते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे कंग्रेचुलेशंस यू स्कोर्ड 98% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ कंग्रेचुलेशंस को फिर हम लोग इंटरजेक्शन ऑफ जॉय से भी यूज कर सकते हैं। बधाई हो, आपने 98% आप लेकर आए हो, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। Again, it is expressing a feeling of joy or pleasure. Hurry, I got my first, hooray, I got my first promotion. Hooray is a word which is used to express intense happiness. Hooray, I got it. मुझे मेरा पहला प्रमोशन मिल गया, ठीक है? इतने सालों की मेहनत के बाद पहला प्रमोशन मुझे मिला है, राइट? सो हुर्रे, और उसके बाद आया है एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो इट इज अ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। लास्ट सेंटेंस सेज गुड, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। अच्छी बात है, आपको आपके पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए घर पे। जैसे घर में मम्मी किचन में खाना बनाती है या फादर को कोई जरूरत पड़ गई, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए डेफिनेटली। सो इट्स गुड, यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। लोग सुनकर खुश होते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। ये तब हम यूज करते हैं जब हम बहुत दुख में होते हैं, बहुत उदास होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, राइट? या कोई दुख वाली बात मुझे कहनी है किसी से, मेरा इमोशन खुशी का नहीं है, दुख का है। सो दीज इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सैड इवेंट और समथिंग टेरेबल दैट हैपेंस। वो इवेंट को या कुछ ऐसी चीज हुई है जो बहुत ही खराब है, दुखदाई है, जो बताने लायक नहीं है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओ नो आई मिस्ड माई ट्रेन, ओ यार मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी। इतनी ये अच्छी बात थोड़ी ना ट्रेन मिस करना, मुझे कहीं जाना था जरूरी काम से, एंड आई मिस माई ट्रेन, ओ नो। अगेन इट्स अ इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख की बात है। Alas, he failed in achieving his monthly targets. Oh, alas, वो अपने मंथली टारगेट्स को अचीव करने में सफल नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। अगेन इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट। आउच, यू स्टैंडिंग ऑन माई फुट, अगर आपके पैर पे कोई खड़ा हो जाए, आपको दुख होता है, दर्द होता है एकदम से, सो आप क्या बोलते हो? आउच, यू स्टैंडिंग ऑन माई फुट। आउच मतलब पेन, पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? सो दीज आर द इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो। नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल। अगर आप किसी चीज को अपना अप्रूवल दे देते हो, अपनी स्वीकृति, अपनी मान्यता दे देते हैं, तो उस समय हम कौन से वर्ड्स बोलते हैं? राइट, व्हेन वी विश टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और अप्रूवल फॉर एनी टास्क, देन वी यूज दिस इंटरजेक्शन और वर्ड्स। जब हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं किसी टास्क के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, जब हम अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे वेल डन, यू परफॉर्म योर बेस्ट, बहुत बढ़िया, तुमने अपना 100% दिया, बहुत अच्छा किया तुमने, ठीक है? वॉट एवर फील्ड यू वर, चाहे स्टडीज हो चाहे स्पोर्ट्स हो, वेल डन, यू परफॉर्म योर बेस्ट, बधाई हो, मुबारकबाद, आप अप्रूवल दे रहे हैं, यस बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है? आपने अपना अच्छा दिया। ओके, यू कैन टेक लीव टुमारो, ठीक है आप कल लीव ले सकते हो। आपने अपने बॉस से मांगा और उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसको इजाजत दे दी, उसकी स्वीकृति दे दी, तो आपको बोले ओके, ही विल से ओके यू कैन टेक लीव टुमारो, आप कल लीव ले सकते हैं। योर प्लान इज आउटस्टैंडिंग, ब्रावो,
अगेन ये वर्ड अब यहाँ लास्ट में यूज हुआ है, हम लोग पहले भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे लास्ट में यूज हुआ। योर प्लान इज आउटस्टैंडिंग, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, ब्रावो। ब्रावो इज एक्सप्रेसिंग व्हाट? अप्रूवल। अप्रूवल बता रहा है कि यस आई लाइक योर प्लान, आई अग्री विथ यू, मैं आपसे अग्री करता हूं, अप्रूव करता हूं आपके प्लान को, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया है, राइट? सो ब्रावो इज द वर्ड विच इज यूज। सो दीज words like well done, okay and bravo are the interjection of approval. नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ये हम तब यूज करते हैं जब किसी को अटेंशन किसी से लेनी होती है, या अपने तरफ अटेंशन हम करना चाहते हैं, दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। सो व्हेन वी ऑर्डर एनीवन टू बी इन अटेंशन देन वी यूज दिस इंटरजेक्शन। जब हम किसी को बोलते हैं कि मुझ पे ध्यान दो, मेरी तरफ सुनो, मेरी बात सुनो, राइट? जैसे लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। यू कैन नॉट ड्राइव अनलेस यू आर 18, आप ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आपकी उम्र 18 नहीं हो जाएगी, ठीक है? अंडर एज अलाउड नहीं है। सो जब तक आप 18 नहीं हो जाते, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार और राइड अ मोटर बाइक। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड लिसन। लुक, यू हैव टू डू दिस, ध्यान दो, देखो, तुम्हें ये करना है। सो लुक, यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है। अगेन इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। हश, माई मदर इज अस्लीप। हश का मतलब आप किसी को शांत करा रहे हो, ठीक है? आप उनसे अटेंशन देके कह रहे हो कि सुनो, शांत हो जाओ, मेरी मदर सो रही है। सो वर्ड्स लाइक लिसन, लुक एंड हश represents what? Interjection of attention. Okay, I hope I am clear with all the kinds and types of interjections and conjunctions. Now let's look at the last part of this module, that is रूल्स फॉर इंटरजेक्शन। जब हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं तो उनके क्या क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं? एन इंटरजेक्शन कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इज हैपनिंग। हम इंटरजेक्शंस को पहले भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के आखिर में भी यूज कर सकते हैं, जब वो बताता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। जैसे वाओ दैट इज अ फैबुलस सीन, वाओ कितना अच्छा दृश्य है, क्या मनमोहक दृश्य है बाहर। फैबुलस मतलब बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मनमोहक, फैबुलस सीन। तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? वाव, राइट? वी आर यूजिंग इट इन द बिगिनिंग। हियर सम इंटरजेक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्रेसिंग यस और नो। कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ यस और नो का रिप्लाई करने के लिए बने होते हैं। जैसे यस आई एम श्योर आई विल डू इट, हाँ मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं, यस आई एम श्योर आई विल डू इट। थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलते हैं यस आई एम श्योर आई विल डू इट, राइट? और उसके बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ एन इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हमेशा लगाइए, भूलिए नहीं कभी। Sometimes interjections are used to break up a conversation or a thought to grab attention for some time. कभी कभी इंटरजेक्शन को यूज किया जाता है किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए, राइट? जैसे ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट देयर इज समथिंग स्टिकिंग। अगर आप किसी को बोलते हो कि आपकी शर्ट के पीछे पीछे आपकी शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, तो बंदा थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, या वो आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा कि यार ये क्या लगा हुआ है, क्या बोल रहा है, ठीक है? सो अगर हमें उनका अटेंशन ग्रैब करना, अपनी तरफ लेना है, ठीक है, उनका अटेंशन चाहिए या उनको कुछ बताना है खास, तो हम ये इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट देयर इज समथिंग स्टिकिंग, आप थोड़ा सा पॉज लेके बोलते हो ओके, एंड समथिंग स्टिकिंग, कुछ लगा हुआ है, तो वो आपकी तरफ ध्यान देंगे, भाई क्या लगा हुआ है देखो जरा, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस इज इन informal writing interjections are acceptable and can be used in conversation. Informal writing अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम आप किसी फ्रेंड्स को बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी इंटरजेक्शंस आर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड है, एंड कैन बी यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन, और आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं इंटरजेक्शंस को। इट्स नॉट ओनली दैट कि आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इंटरजेक्शन को यूज करें, राइट? So friends, that's all for today. I hope you must have got the core concept of the last module, interjection and conjunctions, its usage, its types, how to use it, when to use it, and what are the rules for these interjections and conjunctions. All right, and I hope this video is informative for you. So stay tuned for the next video. We will meet soon with a new series of videos on a different topic, right? Thank you so much for watching. Subscribe the channel and click the bell icon for the latest coming updates. Thank you so much.